हेलो गाइस, वेलकम हियर टू द कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर आपको भी कन्फ्यूजन होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो इस वीडियो के बाद आपका वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। दो सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्ट लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं फॉर द एंटायर रेंज ऑफ प्रेशर, हर प्रेशर की हर एक रेंज के लिए, हर एक वैल्यू प्रेशर के लिए ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होंगे जो राउल्ट लॉ को किसी भी कंडीशन में फॉलो करेंगे फॉर द एंटायर रेंज ऑफ प्रेशर। ओके, सो दो सॉल्यूशंस आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें से जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। मीन्स जब हम सॉल्यूशन को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उस टाइम पे जो इंथैल्पी होती है, मीन्स जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, वो ज़ीरो होती है। मीन्स नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है देयरफॉर नो एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड वाइल मेकिंग दिस सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशंस को बनाने के दौरान कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है और एब्जॉर्ब नहीं होती है। और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू ए एंड बी बी टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। ओके, जब हमने राउल्ट लॉ पढ़ रखा था तो हमने देखा था कि ए इंटरेक्शंस क्या हैं, बी बी इंटरेक्शंस क्या हैं और ए बी टाइप की इंटरेक्शंस क्या हैं। ये अलग अलग टाइप की इंटरेक्शंस हैं। तो जो ए बी इंटरेक्शंस हैं वो सॉल्यूशन बनने के बाद वाली इंटरेक्शंस हैं, और ए और बी बी इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शंस हैं। तो कभी भी जब सॉल्यूशन बनता है तो ये वाली इंटरेक्शन से टूटती हैं और ये वाली इंटरेक्शन फॉर्म होती है। ठीक है, ए और ए की इंटरेक्शन टूटेगी, बी और बी की इंटरेक्शन टूटेगी और ए और बी के बीच में एक इंटरेक्शन बनेगी। तो जब इंटरेक्शन बनती है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब इंटरेक्शन टूटती है तो उस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इंटरेक्शन जब टूटती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और इंटरेक्शन जब ए और बी के बीच में बनेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। सो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज बराबर होगी तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो नेट एनर्जी होगी वो ना रिलीज होगी और ना ही वो एब्जॉर्ब होगी। सो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शंस इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड वाइल फॉर्मिंग ए बी इंटरेक्शंस। ओके, तो समझ आ गया होगा। इसलिए जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो होता है, क्योंकि जो नेट एनर्जी होती है ना वो रिलीज होती है ना वो एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि जितनी रिलीज होती है उतनी एब्जॉर्ब भी हो जाती है, तो नेट एनर्जी जीरो हो जाती है। ओके, सो नो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, डेट इज डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। और एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल सॉल्यूशन की, वो है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। मीन्स जो वॉल्यूम में चेंज आता है मिक्सिंग के दौरान वो भी जीरो आता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमने 3 लीटर सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, तो अगर हमने 3 लीटर सॉल्वेंट लिया है और 1 लीटर सॉल्यूट का लिया है, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके बाद 4 लीटर सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो जब 4 लीटर सॉल्यूशन बन जाता है तो मिक्स करने से पहले भी 3 + 1 4 लीटर था, और मिक्स करने के बाद भी ये 4 लीटर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मिक्स करने से पहले भी 4 लीटर था और मिक्स करने के बाद भी जो नेट वॉल्यूम है वो 4 लीटर ही है। देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम वाइल फॉर्मिंग द आइडियल सॉल्यूशंस। कोई भी चेंज नहीं आता है वॉल्यूम में जब भी हम आइडियल सॉल्यूशंस को बनाते हैं। तो आई होप कि आपको आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, लेकिन उससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स को इधर पे इंक्लूड नहीं किया, तो उन एग्जांपल्स को इंक्लूड कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, सो जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस आर रेयर इन नेचर, आर रेयर इन नेचर। मीन्स हमें नॉर्मली ये नेचर में देखने को नहीं मिलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है ना, बट नियरली आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी सीन, आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी सीन। सो जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, इधर पे हम परफेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो तो रेयरली देखे जाते हैं, बट नियरली आइडियल सॉल्यूशंस हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। तो जो नियरली आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनके एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरो इथेन,
प्लस ब्रोमोइथेन और बेंजीन एंड टॉलिन, या फिर बेंजीन और टॉलिन का मिक्सचर, ठीक है, बेंजीन प्लस टॉलिन। या फिर एक और होता है, वो होता है एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, ठीक है। तो ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो नियरली आइडियल सॉल्यूशंस के हैं, क्योंकि जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन है वो तो बनाया ही नहीं जा सकता, ठीक है, वो रेयरली देखा जाता है, और जो नियरली आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो हम देख लेते हैं। और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये 3 एग्जांपल जो कि सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस विच डज नॉट फॉलो राउल्ट लॉ। ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करते थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करेंगे। इधर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट लॉ इज ग्रेटर देन द एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, और प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट लॉ इज लेस देन द एक्सपेरिमेंटल प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जब हमने वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिया, उसके बाद उसका वेपर प्रेशर लैब में जाके कैलकुलेट किया, उसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रेशर बोल रहे हैं, ओके। तो जो लैब वाले प्रेशर्स हैं, लेबोरेटरी में जाके जिन्हें मेज़र किया गया है, वो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर्स हैं, और एक प्रेशर हमने राउल्ट लॉ से कैलकुलेट कर रखा है, ओके। तो जो प्रेशर हमने राउल्ट लॉ से कैलकुलेट कर रखा है वो या तो ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल प्रेशर से, या कम हो जाएगा, तभी तो वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। अगर राउल्ट लॉ को फॉलो करता तो राउल्ट लॉ का प्रेशर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के बराबर आता। क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है, या तो ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, दो ही कंडीशंस हो सकती है ना। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के वजह से दो बिहेवियर्स शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और दूसरा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो एक एक करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस को देखेंगे कि वो क्या होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है, जो लैब में कैलकुलेट किया है, वो ज़्यादा आ जा रहा है राउल्ट प्रेशर से, ठीक है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, राउल्ट लॉ के प्रेशर से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नई इंटरेक्शन फॉर्म होती हैं वो वीकर होती हैं, द न्यू इंटरेक्शन फॉर्म्ड आर वीकर, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है राउल्ट लॉ के प्रेशर से, क्योंकि जो न्यू इंटरेक्शंस हैं, और न्यू इंटरेक्शंस कौन सी होंगी? ए बी इंटरेक्शंस को न्यू इंटरेक्शन बोलते हैं ना, एंड ए एंड बी बी इंटरेक्शंस को तो हम ओल्ड इंटरेक्शन बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में जो इंटरेक्शंस होती थी। सो द न्यू इंटरेक्शंस आर वीकर, सो मोर सॉल्यूशन वेपोराइज। क्योंकि अब जो ये ए बी टाइप की इंटरेक्शंस वो हो जा रही हैं, वीकर हैं, तो इसका मतलब तो अब ये ए बी बॉन्ड्स टूटेंगे और वेपर इजीली बन जाएंगे। इट इज़ ईजिली टू मेक वेपर्स नाउ बिकॉज द न्यू इंटरेक्शंस आर वीकर। क्योंकि वेपर तो तभी बनते हैं ना जब बॉन्ड से टूटेंगे, जब सॉल्यूशन के बॉन्ड से टूटेंगे तो वो वेपोराइज करेंगे। अगर बॉन्ड ही वीकर हैं तो ज़्यादा वेपर बनेगा और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसीलिए तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि नए बॉन्ड्स वीकर होते हैं, ओके। और जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक से देखते हैं कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। अगर इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, क्योंकि कभी भी आपने पढ़ रखा होगा, जब भी इंथैल्पी पॉजिटिव होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब भी इंथैल्पी नेगेटिव होती है तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ओके। एज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब जो हो रही है वो ज़्यादा है एनर्जी रिलीज्ड। जब नई इंटरेक्शंस फॉर्म होंगी तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और जब ए और बी इंटरेक्शंस टूट रही होती हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जब जो एनर्जी रिलीज होती है ए बी इंटरेक्शंस फॉर्म होने में, वो ए और बी इंटरेक्शंस के टूटने से कम होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज्ड कम होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, जिसके वजह से इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो ग्रेटर देन जीरो होती है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है इसकी, डेल्टा वी ऑफ मिक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। मीन्स वॉल्यूम करने के दौरान, वॉल्यूम जब मिक्स करते हैं हम, पहले और बाद वाला जो वॉल्यूम है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका मतलब कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है इनिशियल वॉल्यूम से। और इसका रीज़न भी वही है कि एज द न्यू इंटरेक्शंस आर वीकर, क्योंकि नई इंटरेक्शंस वीकर हैं, सो वॉल्यूम इंक्रीजेज, इसीलिए वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन ए बी बॉन्ड्स। तो जो ए और बी का बॉन्ड बनने के बाद सॉल्यूशन के,
अभी क्योंकि ये बॉन्ड वीकर है इसीलिए ये बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी ना। अगर बॉन्ड की लेंथ ही इंक्रीज कर गई तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स पहले पास पास थे अब वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स ही दूर दूर चले गए तो वॉल्यूम तो अपने आप ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा ना। सो द न्यू इंटरेक्शंस आर वीकर, सो वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन ए बी बॉन्ड लेंथ। ओके, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं एसीटोन प्लस इथेनॉल। एसीटोन और इथेनॉल में आपस में पहले एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, और इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन जैसे ही ये आपस में एक सॉल्यूशन बना लेते हैं तो इनके ये हाइड्रोजन बॉन्ड से रिमूव हो जाते हैं। तो पहले जो इंटरेक्शंस थी वो हमारी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वाली इंटरेक्शंस थी, और अब जो इंटरेक्शंस बनी हैं वो थोड़ी वीकर बन रखी हैं। ओके, और दूसरा है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का। तो जो नई इंटरेक्शंस फॉर्म होती हैं इन दोनों के बीच में वो वीकर इंटरेक्शंस होती हैं, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो इन पॉपुलर एग्जांपल्स को आप याद कर सकते हो, इन दोनों एग्जांपल को, जहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ दिखाता है। ओके, तो इसके बाद हम बढ़ जाते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ में। लेकिन उससे पहले हमें एक ग्राफिकल एनालिसिस इधर पे ये करनी है जो हमने राउल्ट लॉ में पढ़ रखा था, कि जो राउल्ट लॉ का ग्राफ था वो कुछ ऐसा बनता था ना। लेकिन इधर पे जो ये ग्राफ है रेड कलर का बनने लग गया। ये है इस बार जो पॉजिटिव डेविएशन है उसका ग्राफ ये वाला है जो ये रेड से बना हुआ है। तो जो ये रेड से बना हुआ है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ को शो कर रहा है। पहले जो पी टोटल ऐसे आता था अब ये पी टोटल ऐसे आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इस बार बढ़ जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसकी वजह से जो प्रेशर ये था अब वही प्रेशर ये हो चुका है। ओके, तो प्रेशर कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करा है ना, उसके वजह से ये पी टोटल ऐसे हो जा रहा है, और P1 और P2 भी इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ भी देख लिया है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ में। राउल्ट लॉ के नेगेटिव डेविएशन में जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर हम लैब में कैलकुलेट करते हैं इट इज़ लेस देन द प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट लॉ। ओके, बिकॉज द न्यू इंटरेक्शन फॉर्म्ड आर स्ट्रॉन्गर। इस बार जो इंटरेक्शंस फॉर्म हो रही हैं वो स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस फॉर्म हो रही हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो गई, क्योंकि कभी भी बॉन्ड जो नए बॉन्ड्स हैं वो अगर स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो रहे हैं तो बॉन्ड्स तो तभी फॉर्म होते हैं ना जब एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो स्टेबिलिटी मिल पाती है। वो तो पता ही होगा, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है ना। एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो हमें स्टेबिलिटी मिलती है। तो जो नई इंटरेक्शंस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। सो इट इज़ नाउ हार्ड टू वेपोराइज सॉल्यूशन, क्योंकि जो नई इंटरेक्शंस हैं ए बी टाइप की इंटरेक्शंस ये स्ट्रॉन्गर हो चुकी हैं, तो इसको वेपोराइज करना तो हार्ड हो जाएगा। क्योंकि वेपोराइज करेंगे हम, इसे एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड्स का टूटना ही मुश्किल हो जाएगा, तो वेपोराइज होना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस के वजह से देयरफॉर वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड बिकम्स लेस देन राउल्ट लॉ। इसीलिए जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वेपर ही कम बनते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है एंड बिकम्स लेस देन राउल्ट लॉ। इसलिए जो राउल्ट लॉ से प्रेशर कैलकुलेट किया था उससे कम हो जाता है वो प्रेशर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड द डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। अब इंथैल्पी लेस देन जीरो है, इसका मतलब तो ये होता है ना, इंथैल्पी कभी भी लेस देन जीरो होती है तो एनर्जी रिलीज्ड होती है। सो बिकॉज द न्यू इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि नई इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर हैं, सो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, इसलिए मोर एनर्जी रिलीज हुई है बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरेक्शन। एनर्जी कैसे रिलीज हुई है, न्यू इंटरेक्शंस के फॉर्म होने से। और न्यू इंटरेक्शंस कौन सी हैं, ए बी टाइप की, इन कंपेरिजन टू द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ए और बी बी इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उससे तो ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रखी है जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बनी है। ओके, सो एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इम्प्लाइज दैट डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। तो आपको जो ये डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन जीरो है ये तो पहले से ही पता होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि इंथैल्पी कभी भी नेगेटिव होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इंथैल्पी पॉजिटिव होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। वो तो आपको इस टॉपिक में आने से पहले ही पता होना चाहिए था, सॉल्यूशंस जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले ही पता होना चाहिए था। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो लेस देन जीरो है, मीन्स जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन बनने के बाद वो डिफरेंट है सॉल्यूशन बनने के पहले वाले वॉल्यूम से। बिकॉज ए बी बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, क्योंकि ए बी इंट्रैक्शंस तो स्ट्रॉन्गर हो जा रही हैं, इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है ना। सो जो
ए बी बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ कर जाएंगी, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, क्योंकि ए बी की बॉन्ड लेंथ ये शॉर्ट हो जा रही है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जा रही है, इसलिए ए बी अब पास पास आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर गया ना, क्योंकि पहले जो ए बी ऐसे होने चाहिए थे वो ए बी छोटे छोटे हो गए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ही डिक्रीज कर गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से। तो जो नए वॉल्यूम बनेगा वो तो कहीं ना कहीं कम ही बनेगा, इसीलिए जो वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम है वो कम बनता है इनिशियल वॉल्यूम से, ठीक है। तो जो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है वो तो नेगेटिव ही हो जाएगा ना, क्योंकि वी फाइनल छोटा है और वी इनिशियल बड़ा है, ओके। तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम, दो एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और ये एग्जांपल तो एक एक्सेप्शनल केस भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स, ठीक है। ये इधर पे तो ये काम आ ही रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मली ऐसे मॉलिक्यूल्स में नहीं होती है, लेकिन ये जो ये मॉलिक्यूल है इधर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जबकि इधर पे जो ये वाले एटम है फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स नहीं हैं, इधर पे ये तीनों एलिमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी, इसीलिए ये एग्जांपल ज़्यादा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो पहला एग्जांपल है एनिलीन प्लस फिनॉल। फिनॉल हमारा क्या होता है, फिनॉल तो ये होता है, इस कंपाउंड को हम फिनॉल बोलते हैं, ओके। जब भी हम बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, और जब भी हम बेंजीन रिंग के ऊपर एक अमीनो ग्रुप लगा देते हैं NH2 तो इसको हम इसे हम एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन और फिनॉल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि इधर पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, इधर पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ओके। तो ये इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड्स होंगे वो स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे ना। तो हमें तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ही चाहिए थे, क्योंकि जो नई इंट्रैक्शन फॉर्म होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस फॉर्म हो जाती हैं, और इधर पे भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो नई इंट्रैक्शंस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स कि कैसे नई इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर होती हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस। इस बार जो इसका ग्राफ बन रहा है, जो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। जो प्रेशर यहाँ ये होना चाहिए था, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो डिक्रीज़ होके इतना हो गया है, ओके। तो इसका मतलब जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, इस बार ये है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो टोटल प्रेशर है नेगेटिव डेविएशन में वो डिक्रीज़ कर जाता है इस ग्राफ से, इसीलिए इसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राफ नीचे चले जाता है, ओके। और ये तो मैंने आपको बताया था कि जाई 1 इक्वस टू 0 है, जाई 1 इक्वस टू 1 है, क्योंकि जाई 1 प्लस जाई 2 इक्वस टू 1 होता है। अगर एक 0 हुआ तो दूसरे को 1 होना पड़ेगा, और दूसरा 0 हो गया तो पहले को 1 होना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, और इस वीडियो में हमने सारी वो चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं जो कि आपके क्लास 12 के बोर्ड या फिर किसी कंपटीशन में पूछी जा सकती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ख़त्म करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।